16 मई 2008 को दिल्ली के नोएडा से आरुषि तलवार का एक ऐसा मर्डर केस सामने आया जिसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की नींदें हराम कर दी थी। कुछ महीनों तक सारे न्यूज चैनल्स पर सिर्फ आरुषि तलवार केस की ही चर्चा होती रही। शायद ही इंडिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने इस केस के बारे में ना सुना हो। पहले तो पुलिस को लगा कि तलवार फैमिली के नौकर ने ही जस्म करा होगा, लेकिन अगले ही दिन पुलिस को नौकर भी छत के ऊपर मरा हुआ मिलता है। इस केस को लेकर हर दिन पुलिस के सामने एक नया क्वेश्चन क्रिएट होते जा रहा था। आरुषि के पेरेंट्स और पूरा देश उस दिन का वेट कर रहा था कि कब आरुषि के हत्यारों को पुलिस पकड़े और आरुषि को जस्टिस मिल सके। इस केस को लेकर पुलिस में एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग्स होती रही। ये केस पुलिस से सीबीआई और सीबीआई की एक टीम से दूसरी टीम को ट्रांसफर करा गया, बट टिल डेट तक आरुषि तलवार का केस अनसॉल्व है। इवन एक बार तो पुलिस ने आरुषि के पेरेंट्स को ही कल्प्रिट मान लिया था। क्या सच में आरुषि को आरुषि के पेरेंट्स ने ही मारा होगा या फिर पुलिस से ही ये केस अच्छे से हैंडल नहीं हुआ? इस केस में कई सारे सवाल निकल कर सामने आते हैं, तो चलिए इस मिस्टीरियस केस को अच्छे से समझते हैं। आरुषि तलवार दिल्ली के नोएडा की रहने वाली थी एंड शी वाज 13 ईयर्स ओल्ड और वो कुछ ही दिनों के बाद 14 साल की होने वाली थी। आरुषि को बचपन से ही पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसे उसकी जरूरत की हर चीज टाइम पर मिल जाती थी। आरुषि के पेरेंट्स राजेश और नूपुर तलवार दोनों ही डेंटिस्ट थे और शादी के 5 साल तक इन्हें कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। देन दोनों ने IVF ट्राई करने का डिसाइड किया। IVF के बारे में जिन्हें नहीं पता वो गूगल करके देख सकते हैं। और फाइनली 5 साल के बाद ये दोनों IVF के थ्रू पेरेंट्स बन चुके थे। घर में सिंगल चाइल्ड होने की वजह से आरुषि से उसके पेरेंट्स बेहद प्यार करते थे, पर काम की वजह से दोनों ही दिन में घर पे नहीं रह पाते थे। उन्होंने आरुषि की देखभाल के लिए घर पर एक नौकर भी रखा हुआ था जो 2006 से तलवार फैमिली में ही रहता था। राजेश और नूपुर के काम पर जाने के बाद आरुषि का सारा ध्यान उनके नौकर हेमराज पंजेड़े ही रखते थे। हेमराज नेपाल के रहने वाले थे। हेमराज पिछले 2 साल से तलवार फैमिली में एज अ लिविंग सर्वेंट काम करते थे और वो आरुषि को अपनी बेटी के जैसा ही ट्रीट करते थे। आरुषि के पेरेंट्स ने हेमराज के लिए उसी घर में रहने के लिए एक रूम भी दिया हुआ था। हेमराज ने अपनी लॉयल्टी से 2 सालों से पूरी फैमिली पर इतना ज्यादा ट्रस्ट बनाया था जिससे ये पूरी फैमिली हेमराज को भी फैमिली का एक मेंबर समझते थे। और हेमराज के साथ साथ एक मेड भी जहाँ काम करती थी और उस मेड का नाम था भारती मंडल। भारती मंडल रोज सुबह सुबह राजेश के घर हाउस क्लीनिंग के लिए आती थी। एक हैप्पी फैमिली की तरह इनके घर भी सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तलवार फैमिली भी अच्छे से रह रही थी और आरुषि अपनी स्कूल लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रही थी। राजेश और नूपुर अपने काम के साथ साथ आरुषि का भी अच्छे से ख्याल रखते थे। और कुछ ही दिनों बाद अब आरुषि का जन्मदिन भी आने वाला था। 15 मई को आरुषि जब अपने स्कूल गई थी तो उसने अपने सारे फ्रेंड्स को ये कहा था कि कल मैं सबको बर्थडे ट्रीट दूंगी, तो सभी लोग कल पक्का स्कूल आना, क्योंकि 16 के बाद इन्हें समर वेकेशंस होने वाली थी। और आरुषि अपने बर्थडे को लेकर काफी एक्साइटेड थी। शाम को राजेश तलवार ऑफिस से घर आते ही सीधे आरुषि के रूम में चले जाते हैं। वो आरुषि को बर्थडे गिफ्ट देते हैं क्योंकि उन्हें भी पता था कि कल आरुषि अपना बर्थडे स्कूल में सेलिब्रेट करेगी। उन्होंने आरुषि को एक कैमरा गिफ्ट करा था और आरुषि उस गिफ्ट से काफी ज्यादा खुश हुई थी। तो आरुषि ने अपने पापा को हग करा क्योंकि वो इस सरप्राइज से काफी खुश थी। देन कुछ टाइम बातचीत करने के बाद राजेश तलवार अपने रूम में आ गए थे। फिर राजेश और नूपुर डिनर करते हैं और उसके बाद राजेश को क्लीनिंग का कुछ पेंडिंग काम करना था और उसके लिए उन्हें वाईफाई चाहिए था। तो वाईफाई आरुषि के रूम में ही था। उनके वाईफाई राउटर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो खुद ही ऑन और ऑफ हो जाता था। तो राजेश ने नूपुर को आरुषि के रूम में वाईफाई ऑन करने को भेजा और नूपुर वाईफाई ऑन करके वापिस अपने रूम में आ जाती है। राजेश 12:08 तक अपनी क्लिनिक का काम करते हैं और उसके बाद नूपुर और राजेश दोनों सो गए थे। 16 मई 2008 की सुबह कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप लोग भी दंग रह जाओगे। 16 मई सुबह भारती मंडल हमेशा की तरह आज भी तलवार के घर हाउस क्लीनिंग के लिए आती है। तो भारती ने बेल बजाई पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। भारती ने 2-3 बार फिर से बेल बजाई, अगेन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। यूजुअली भारती के आने पर हेमराज ही दरवाजा खोलता था, पर उस टाइम कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। देन सडनली ऊपर वाले फ्लोर से नूपुर सामने आती है। तो भारती ने नूपुर से कहा कि मैं कब से बेल बजा रही हूँ, आप लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? नूपुर भारती से कहती है कि हेमराज घर पर नहीं है, क्या तुम्हें कहीं रास्ते में हेमराज दिखा? और नूपुर उस टाइम काफी टेंशन में दिख रही थी। देन भारती नूपुर को कहती है कि मैं भी हेमराज दूध लेने गया हो और उन्होंने ही बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया होगा। तो भारती थोड़ी देर बाहर हेमराज का वेट करती है, पर जब हेमराज वापस नहीं आया तो उन्होंने नूपुर से कहा कि मुझे और भी जगहों पर काम करने जाना है, आप मुझे घर की दूसरी चाबी नीचे फेंको, मैं लॉक खोलकर अंदर आ जाती हूँ। नूपुर ने भारती को चाबियां नीचे फेंकी और
नूपुर ने हेमराज को कॉल भी करी, पर एक दो बार रिंग जाने के बाद वो कॉल कट गया था। उसके बाद हेमराज का फोन बंद हो गया था। उसके बाद दोबारा कभी भी हेमराज का फोन ऑन नहीं हुआ। जब भारती घर का दरवाजा खोलने लगती है तो उसने देखा कि दरवाजा लॉक ही नहीं था। तो भारती जब घर में एंटर करती है तो वो देखती है कि नूपुर का चेहरा उतरा सा लग रहा है एंड वो काफी टेंशन में लग रही थी। तो भारती नूपुर से पूछती है कि आपको क्या हुआ, आप काफी टेंशन में दिख रही हैं। और आरुषि के रूम से राजेश के रोने की आवाज भी आ रही थी। देन भारती फिर से उनसे पूछती है तो नूपुर ने बिना कुछ बोले ही आरुषि के रूम की तरफ इशारा करा और इशारा करते ही नूपुर की आंखों में आंसू आ गए थे। तो भारती दौड़ती हुई आरुषि के रूम में जाती है और अंदर जो कुछ हुआ था उसे देखकर भारती एकदम शॉक हो गई थी। आरुषि अपने बेड पर मरी हुई पड़ी थी। आरुषि का किसी ने चाकू से गला काटा हुआ था और राजेश भारती से रोते हुए कहता है कि ये देखो हेमराज ने आरुषि के साथ क्या कर दिया। हेमराज मेरी बेटी आरुषि को मारकर यहाँ से भाग गया है। भारती ये सब देखकर काफी घबरा गई थी। फिर वो भागती हुई बाहर जाती है और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगती है और सोसाइटी के लोगों को कहती है कि किसी ने आरुषि को मार डाला। ये सुनकर सोसाइटी के सभी लोग तलवार के अपार्टमेंट में चले गए थे। करीब 15 से 20 लोग आरुषि के घर चले गए थे और सभी लोग बारी बारी आरुषि के रूम में जा रहे थे, जिसकी वजह से कई सारे एविडेंस टेम्पर हो रहे थे। पुलिस के आने से पहले ही वहाँ कई सारे फुटप्रिंट्स एंड फिंगरप्रिंट्स थे, जिससे असली कातिल को आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल हो जाएगा। एसीवी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन जब पुलिस आरुषि के रूम में गई तो 90% एविडेंस टेम्पर हो चुके थे। इवन उस टाइम पुलिस ने कोशिश भी नहीं करी फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करने की, और जब तक उन्होंने ये सब कलेक्ट करा तब तक काफी देर हो चुकी थी। फिर पुलिस राजेश तलवार से सारी बात पूछती है तो राजेश ने बताया कि हमारी बेटी की हत्या हमारे नौकर हेमराज ने ही करी है और हत्या करने के बाद वो यहाँ से नेपाल भाग गया है। इसी बीच पुलिस की नजर लॉबी में डाइनिंग टेबल पर पड़ती है। वहाँ एक खाली स्कॉच की बोतल पड़ी हुई थी और उस पर खून के निशान भी थे। तो पुलिस के हिसाब से नूपुर ने जब आरुषि के रूम का राउटर ऑन करा तो राजेश अपनी क्लिनिक का काम खत्म करने के बाद जब ये दोनों सो गए थे तब हेमराज ने शराब की बोतल ली और उसने डाइनिंग टेबल पर बैठकर पीना शुरू कर दी। देन नशे में हेमराज की नीयत बिगड़ी होगी तो वो सीधे आरुषि के रूम में गया और उसने आरुषि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। जब आरुषि ने खुद को बचाने की कोशिश करी तो नशे में हेमराज ने आरुषि के सर पर पहले किसी भारी चीज से मारा और उसके बाद चाकू से उसका गला काट दिया। तो पुलिस इस प्रोस्पेक्टिव से हेमराज को ही दोषी समझती है और पुलिस हेमराज पर 20,000 का इनाम भी लगा देती है। और पुलिस की एक टीम नेपाल के लिए भी निकल गई थी और वही पुलिस की दूसरी टीम आरुषि के रूम से बेडशीट, मैट्रिक, पिल्लो और वो शराब की बोतल फोरेंसिक लैब में बेचती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे। और जब आरुषि का पोस्टमार्टम हो रहा था तो डॉक्टर्स को बार बार कॉल्स करके इंटरप्ट करा जा रहा था और राजेश तलवार भी बार बार पुलिस से कह रहे थे कि हमें आरुषि की बॉडी जल्दी से जल्दी चाहिए। उन्होंने कहा हमारे बुजुर्गों के हिसाब से जल्दी बॉडी का क्रिमेशन होना चाहिए, अदरवाइज ये काफी अपशगुन होता है। डोंट नो व्हाई तलवार को इतनी जल्दी क्यों थी आरुषि की बॉडी की। पुलिस ने अपना सारा काम खत्म करने के बाद बॉडी उनके पेरेंट्स को दे दी थी। देन अगले ही दिन राजेश और नूपुर दोनों ही आरुषि की अस्थियों को लेकर हरिद्वार के लिए निकल गए थे और पीछे पुलिस की एक टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस की टीम टेरिस की ओर जाती है तो उन्होंने जब ध्यान से देखा तो सीढ़ियों पर खून के धब्बे लगे हुए थे और टेरिस पर जाने वाला दरवाजा भी लॉक था। खून के धब्बे देखकर पुलिस के दिमाग में एक बात आती है, क्योंकि कल जब पुलिस घर में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो पुलिस ने राजेश से टेरिस के दरवाजे की चाबी मांगी थी और राजेश अपने रूम में चाबी लेने गया था, पर वो काफी टाइम तक रूम से बाहर ही नहीं आए थे। जब फिर से पुलिस ने चाबी मांगी थी तो राजेश ने पुलिस से कहा कि आप लोग यहाँ वक्त मत जाया कीजिए, आप हेमराज को ढूंढिए, उसी ने मेरी बेटी को मारा है। तो पुलिस को लगा टेरिस पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से कल राजेश ने चाबी नहीं दी थी। पुलिस ने फिर उस दरवाजे को तोड़ा और टेरिस पर चले गए थे। एज द एक्सपेक्टेड पुलिस को वहाँ एक बॉडी दिखती है और टेरिस पर काफी खून था, साथ में किसी के पंजे के निशान भी थे वहाँ पर। लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए यहाँ भी डील कर दी थी। वो जो पंजे के निशान थे, जो किसी के खून के निशान थे, पुलिस ने उसे लैब टेस्ट के लिए भेजा ही नहीं था। लेकिन जब उसे भेजा पर तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि फोरेंसिक टीम ने कहा था कि जब तक हमारे पास फिंगरप्रिंट्स आए थे तब तक वहां से सारे एविडेंस इंटरप्ट हो चुके थे, जिससे उस खून का डीएनए पता करना भी काफी मुश्किल था। मौजूद सवाल इस वक्त है कि आप भी वाकिफ होंगे मीडिया के जरिए, तमाम चीजों के जरिए, आरुषि हत्याकांड में एक हाथ का निशान, जिसमें खून से सना हुआ हाथ का निशान, जो कि मिलता है डॉक्टर राजेश तलवार के घर की छत पर। अब फोरेंसिक साइंस के बड़ी बुनियादी बात, मतलब जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये क्यों है, इससे क्या पता चलता है, हम क्या, ये तफ्तीश की किस दिशा को बताता है? देखिए,
17 दिन के बाद अगर पुलिस ने या सीबीआई ने जी खून लगा हुआ पंजे का फोटोग्राफ या उसका कलेक्शन लेकर किया है पूरा सैंपल लिया, पूरे टाइम को उखाड़ कर ले लिया। तो इसमें जो इतना मौसम खराब रहा, बारिश हुई और एक्सपोज्ड रहा ये, तो उसमें जो वेजेस होती हैं और भी डेल्टाज होते हैं, कुछ प्रिंट्स होते हैं जिनसे की पहचान हो सकती थी कि किसके हाथ का निशान है, तो वो तो हल्के पड़ गए होंगे जी। अगर उसी समय लिए होते और एक ही 2 दिन के टाइम में लिए होते तो उसमें रिजेस और डेल्टा और काफी रिजेस साफ होती और उससे कातिल तक पहुंचने के लिए काफी कुछ हमें मिल सकता था। पुलिस इतनी लापरवाह क्यों थी इस केस पर? फिर पुलिस ने राजेश के भाई को टेरेस पर बुलाती है उस बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए, पर राजेश के भाई ने भी उसे पहचानने से मना कर दिया क्योंकि 2 दिन छत पर रहने की वजह से बॉडी काफी स्वेल हो चुकी थी। उसका भी सेम आरुषि की तरह गला कटा हुआ था। तो पुलिस ने राजेश को कॉल करके वापिस बुला लिया था, पर राजेश ने भी उसे पहचानने से मना कर दिया था। पुलिस के हिसाब से ये हेमराज हो सकता है। पुलिस ने हेमराज के कुछ दोस्तों को बुलाया। देन हेमराज के दोस्तों ने ये कंफर्म करा कि ये बॉडी हेमराज की ही है। बट ये कितनी वियर्ड बात है ना कि जो आदमी पिछले 2 सालों से इनके घर काम कर रहा था, राजेश भी उसकी पहचान नहीं कर सका या फिर वो करना ही नहीं चाहता था। अपनी फैमिली मेंबर को बंदा उसके पहनावे से ही पहचान लेता है। क्या राजेश ने जानबूझकर हेमराज को पहचानने से मना कर दिया था? आखिर क्या हुआ था उस रात को, जो कि आज भी ये केस इंडियाज बिगेस्ट मिस्टीरियस केस बना हुआ है। पर आगे इस केस पर कई सारी थियरीज निकल कर सामने आती हैं एंड वो थियरीज काफी शॉकिंग भी हैं, पर उससे हम क्लियरली गेस कर सकते हैं कि आरुषि और हेमराज को किसने मारा होगा। तो पुलिस जिसे आरुषि का हत्यारा समझ रही थी, उसका तो खुद ही मर्डर हो चुका था। इस केस पर अब एक नया टर्न आ गया था। पहले तो पुलिस के पास एक आइडिया था कि हेमराज ही कातिल हो सकता है, पर अब तो हेमराज की भी हत्या हो चुकी थी और पुलिस को इस केस को सॉल्व करने के लिए कई सारी डिफिकल्टीज आने वाली थी। पुलिस अब इस केस पर और ज्यादा स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। पुलिस फिर हेमराज के दोस्तों को ढूंढना शुरू कर देती है। विष्णु नाम के एक आदमी को पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करना शुरू करती है। विष्णु हेमराज का ही दोस्त था और हेमराज से पहले विष्णु ने करीब 6 साल तलवार के घर नौकरी करी थी। फिर तलवार ने विष्णु को काम से हटाकर हेमराज को काम पर रख दिया था। तो पुलिस को लगा हो सकता है कि विष्णु ने तलवार और हेमराज से बदला लेने के लिए आरुषि और हेमराज को मारा हो। पर बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जिस रात इन दोनों का मर्डर हुआ था तब विष्णु अपने घर नेपाल में ही था। तो पुलिस की अब यह थ्योरी भी फेल हो चुकी थी। यहाँ एक तरफ पुलिस की टीम के हाथ कोई क्लू नहीं लगता, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की हाई लेवल्स मीटिंग हो रही थी और मीडिया में आरुषि केस की ही बात होती थी। तो ऊपर से अब पुलिस को प्रेशराइज भी करा जा रहा था इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए। देन सडनली पुलिस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने जो स्टेटमेंट दी वो काफी शॉकिंग थी। तो पुलिस के ऑफिसर गुरुदर्शन सिंह ने कहा कि आरुषि के पेरेंट्स राजेश और नुपुर को अरेस्ट कर लिया है। उनकी थ्योरी के हिसाब से राजेश ने ही आरुषि और हेमराज की हत्या करी है। पुलिस ने कहा कि राजेश का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अनीता दुरानी के साथ चल रहा था और इस बारे में आरुषि को भी पता लग गया था और आरुषि को ये बात काफी बुरी लगी थी। आरुषि ने अपने डैड को समझाने की कोशिश भी करी थी, पर राजेश ने फिर भी अनीता दुरानी के साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू रखा। अब आरुषि इस बात से काफी ऑफेंड हो गई थी। आरुषि अपने मॉम डैड से अब ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। फिर आरुषि गुस्से में आकर हेमराज के साथ फिजिकल रिलेशन में आ गई थी। तो पुलिस की थ्योरी के हिसाब से 15 मार्च को जब नुपुर वाईफाई ऑन करके अपने रूम में चली गई थी, उसके बाद हेमराज आरुषि के रूम में गया तो आरुषि के रूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। तो राजेश करीब 1 बजे वॉशरूम के लिए जाते हैं, पर जब उन्होंने आरुषि का रूम खुला हुआ देखा तो वो आरुषि का रूम बंद करने के लिए गए थे। पर जब राजेश की नजर आरुषि के बेडरूम पर पड़ती है तो राजेश ने हेमराज और आरुषि को ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में देख लिया था। फिर राजेश को गुस्से में कुछ समझ नहीं आया। तब राजेश ने हेमराज को मारना शुरू कर दिया और मारते मारते उसे छत पर ले गए थे, जहाँ राजेश ने हेमराज का सर्जिकल ब्लेड से उनका गला काट दिया था और फिर छत का दरवाजा लॉक करके वो नीचे आ गए थे। फिर राजेश तलवार दारू की बोतल लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर दारू पीने लग गए थे और उन्होंने उस रात काफी दारू पी ली थी। फिर राजेश ने आरुषि के रूम में जाकर आरुषि का गला भी काट दिया था और ये स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से थी। पर जब ये न्यूज मीडिया में चली, इस बात पर काफी विवाद हुआ था। लोगों का कहना था कि पुलिस आरुषि के कैरेक्टर पर कैसे सवाल उठा सकती है। फिर पुलिस ने अपनी स्टेटमेंट चेंज करते हुए कहा कि आरुषि राजेश के अफेयर को लेकर राजेश को काफी करती थी, इसलिए राजेश ने आरुषि को मारा था और मारते हुए ये सब हेमराज ने देख लिया था और उसने हेमराज को भी मार डाला। पर पुलिस को राजेश और नुपुर के खिलाफ
कोई एविडेंस नहीं मिलता तो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से इन दोनों को बेल मिल चुकी थी और आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए ये केस सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई क्राइम सीन को रिक्रिएट करते हुए हेमराज के 3 दोस्तों को अरेस्ट करती है, जिनका नाम था कृष्णा, राजकुमार और शंभू मंडल। ये तीनों नेपाल से ही थे, सभी नोएडा में ही काम करते थे और कृष्णा राजेश की क्लीनिंग में काम करता था। आरुषि के मर्डर के 2 दिन पहले कृष्णा से क्लीनिंग में काम करते हुए कुछ गलती हो गई थी, जिसकी वजह से राजेश उस पर काफी चिल्लाए थे और कृष्णा ने उस दिन काफी इंसल्ट फील करा था क्योंकि राजेश ने सबके सामने कृष्णा को डांटा था। फिर कृष्णा राजेश को सबक सिखाने का सोचता है और अब इस थ्योरी के हिसाब से कृष्णा, राजकुमार और शंभू मंडल ये तीनों राजेश तलवार के घर जाते हैं, जहां हेमराज ने इन्हें पार्टी करने के लिए बुलाया था। देन ये चारों नुपुर और राजेश के सोने के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठकर काफी दारू पीते हैं। दारू पीने के बाद कृष्णा और राजकुमार आरुषि के रूम में जाते हैं। यहाँ उन्होंने आरुषि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी और आरुषि जब चिल्लाने लगी तो कृष्णा ने आरुषि के सर पर खोखरी मारी और उसके बाद उसका गला काट दिया। तो हेमराज जैसे ही रूम में आता है तो वह देखता है कि इन्होंने आरुषि को मार डाला है। तो वो सब जाकर राजेश और नुपुर को बताने जाता है तो इन तीनों ने हेमराज को पकड़ा और कृष्णा ने फिर हेमराज के सर पर खोखरी मारी और छत पर लेकर उसका गला काट डाला। सो यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो लॉबी में बैठकर दारू पी रहे थे और राजेश और नुपुर को इसकी भनक तक नहीं लगी, पर राजेश और नुपुर का ये कहना था कि हमारे रूम में एसी की बहुत ज्यादा आवाज है जिसकी वजह से हमें बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं देता। और सीबीआई की एक टीम ने इस बात को कंफर्म भी करा था कि सच में राजेश और नुपुर के रूम में एसी की वजह से बाहर की कोई आवाज नहीं आती। और सीबीआई ने इन सबका पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट भी कराया था जिसमें इन्होंने लगभग ये सेम स्टोरी भी बताई थी। सीबीआई को कृष्णा से खोखरी भी मिली थी और उस पर खून के निशान भी थे। नाउ यू थिंक तीनों कातिल भी मिल चुके थे और कृष्णा से खोखरी भी रिकवर हो गई थी। दैट ये अनसॉल्व केस कैसे हुआ? दिस केस इज नॉट ओवर येट। पुलिस और सीबीआई भी जब ऐसा सोचती थी कि अब तो ये केस सॉल्व हो जाएगा, तब ही केस में एक नई स्टोरी निकलकर सामने आ जाती थी। सो जब इन तीनों को कोर्ट में पेश करा गया तो इन्होंने कहा कि हमने हेमराज और आरुषि को नहीं मारा था, हमने सीबीआई के दबाव में आकर ये मर्डर अपने सर ले लिया था। और उन्होंने कहा कि सीबीआई ने उनसे काफी मारपीट भी करी थी जिससे उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर काफी बुरा असर हुआ था। पुलिस के पास इन सबके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी नहीं थे। जो खोखरी कृष्णा के रूम से रिकवर हुई थी, जब उसका फोरेंसिक टेस्ट हुआ तो पता चलता है कि उस पर जो खून के निशान थे वो इंसानी खून था ही नहीं, वो किसी जानवर का खून था। और यहाँ कृष्णा रहता था, वहाँ के ओनर ने कहा कि उस रात कृष्णा अपने रूम में ही था। राजकुमार और शंभू के मालिक भी यही कहते हैं कि उस रात ये अपने अपने रूम में ही थे। इवन सोसाइटी में शेर सिक्योरिटी गार्ड काम करते थे और उन्होंने उस रात किसी को भी अंदर बाहर जाते हुए नहीं देखा था। और अब ये केस सीबीआई की दूसरी टीम को भी ट्रांसफर कर दिया था। उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी पर उनके हाथ भी कोई एविडेंस नहीं लगता इस केस पर। देन सीबीआई ने कोर्ट में इस केस को क्लोज करने की फाइल लगा दी थी, पर राजेश तलवार पर जो आरोप लगे थे उनके आधार पर वो कोर्ट चले गए थे। उनके ऊपर जो सवाल उठे थे उनके लिए वो खुश नहीं थे, पर राजेश और नुपुर को यह स्टेप उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया। फिर कोर्ट ने क्लोजिंग फाइल की बजाय राजेश और नुपुर पर ही चार्जशीट फाइल कर दी थी और इन दोनों को फिर से समन किए गए और इन पर कोर्ट ट्रायल चलता है। और 25 नवंबर 2013 को पुलिस ने उसी थ्योरी के बेस पर जो ऑफिसर गुरदर्शन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी उसके आधार पर और साथ ही में एविडेंस से छेड़छाड़ करने की वजह से कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी थी। यहाँ सबको लग रहा था कि फाइनली आरुषि को जस्टिस मिल गया है, पर 2017 को हाई कोर्ट ने लैक ऑफ एविडेंस की वजह से राजेश और नुपुर को सारे चार्जेस से फ्री कर दिया था। और एक रिपोर्ट में ये भी पता चला कि जब सीबीआई ने राजेश की कॉल डिटेल्स निकलवाई थी तो राजेश ने उस रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक 4 लोगों को कॉल की थी, जिनका नाम था दिनेश, सुशील, गौतम और एक अनआइडेंटिफाइड नंबर था। एंड दिस वाज हैपनिंग इन अ लूप फॉर 6 टाइम्स। और साथ ही में एक डॉक्टर का कहना था कि जब आरुषि का पोस्टमार्टम हो रहा था तब उन्हें मल्टीपल कॉल्स आ रहे थे एंड वो कॉल्स इसलिए आ रहे थे ताकि आरुषि के ऑटोप्सी रिपोर्ट से सेक्सुअल एक्टिविटीज को रिमूव करा जाए। पर इस केस पर कई लोगों का ये भी कहना है अगर पुलिस इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करती तो आज ये केस इंडिया का सबसे मिस्टीरियस केस नहीं होता। सो आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? क्या आरुषि को उसके पेरेंट्स ने ही मारा होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हम आगे भी इसी तरह आपके लिए केस स्टडी कर सकें और समाज को अवेयर कर सकें। सो मिलते हैं किसी और नए केस स्टडी के साथ। टिल देन बाय।